नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम्स आपका 28 जुलाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग को पता चल गया होगा कि 28 जुलाई से आप लोग का एग्जाम्स होने वाला है। तो समय अति निकट है। तो जितने भी आपका पीवाईक्यू है 2019 से जो पूछा गया है उसको रिकवर कर लेने के बाद, कोई भी सब्जेक्ट को आपका रिकवर करने के बाद बहुत सारे हद तक आप उसमें कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन में 21 जनवरी 2019 में जो पूछे गए थे एएलपी में मैथ्स जो प्रश्न पूछे गए थे ऑफिशियल पेपर, वो हम लोग आज डिस्कस चलेंगे। बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ करेंगे। एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। पीवाईक्यू है तो एग्जाम पैटर्न तो होगा ही, ऑफिशियली बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस को हमने इग्नोर कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और स्कोर बूस्टर आप लोग का होने वाला है। जितना भी है स्कोर आप लोग यहाँ से अप कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे का इतिहास है मेरे दोस्त, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसी को वो रिपीट भाषा चेंज चेंज कर करके रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना कुछ विलंब किए चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की ओर। यदि आप लोग इस सेशन पे न्यू है मेरे भाई, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जिसमें कि एक दो नंबर उसको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अभी तक आप लोग न्यू है तो मैथ्स मैजिक क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। 21 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में जो फिटर के लिए आप लोग के एग्जाम्स हुए थे, फिटर में जो मैथ्स में पूछे गए थे वो प्रश्न हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है ए 15 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 7.5 दिनों में समान कार्य कर सकते हैं। तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना। ठीक है, तो ए कितने दिनों में कर रहे थे? 15 दिनों में। और ए और बी उसी कार्य को करने में कितने समय लग रहे थे? यानी कि इससे हाफ 7.5 घंटे लग रहे थे, सॉरी 7.5 दिन लग रहे थे। तो यानी आपके पास एक टोटल वर्क होना चाहिए, तभी तो आप उस काम को कर रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है? यानी कि जो ए और ए बी जो कर रहे हैं उसका एलसीएम आपको लेना होगा। तो एलसीएम 15 और 7.5 का क्या हो जाएगा? तो आप लोग कोई भी बच्चा भी बता देगा कि 15 इसका एलसीएम होगा। तो ए 15 दिनों में काम खत्म कर रहे थे, टोटल काम 15 है। तो यहां से पता चल गया कि ए एक दिन में 1 इकाई काम कर रहा था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी एक दिन में कितने इकाई काम कर रहे थे? तो 2 इकाई काम कर रहे थे। तो आपके पास पूछा क्या गया? आपके पास पूछा गया मेरे दोस्त, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बी एक दिन में कितने काम करेंगे, कितने इकाई काम के? यहां तक निकल जाने के बाद तो हम साफ साफ पता लगा सकते हैं कि बी कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ठीक है, ए बी एक दिन में कितने इकाई? 2 इकाई। और ए एक दिन में कितने इकाई? 1 इकाई। तो यहां से साफ पता चल रहा है मेरे दोस्त, तो बी एक दिन में कितने इकाई काम करेंगे? 1 इकाई काम करेंगे। क्यों काम करेंगे 1 इकाई? क्योंकि ए बी 2 इकाई कर रहे थे और ए एक ही इकाई कर रहे थे। इसमें माइनस करने के बाद आप लोग को पता चल गया कि बी एक दिन में 1 इकाई काम करेंगे। टोटल आपके पास काम कितना है? टोटल आपके काम 15 इकाई है ना? 15 इकाई ना टोटल, जो एलसीएम लिए थे उसी को तो टोटल वर्क आप लोग बोलिएगा। तो 15 इकाई कर रहे थे। तो बी एक दिन में कितने इकाई कर रहे थे? 1 इकाई कर रहे थे। तो टोटल काम करने में बी कितने समय लगेंगे? तो 15 दिन टोटल समय लगेगा। ठीक है, तो यही आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो ये प्रश्न बिल्कुल इजी थे। इसको डायरेक्ट आप -1 दिन में कन्वर्ट करके इसको माइनस भी कर सकते थे, तो यहाँ से इजिली भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला गया यदि 3 अंकों की संख्याएं 7 x 6 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी 3 अंकों की संख्याएं 7, बीच वाले संख्याएं हमको पता नहीं है वो संख्याएं क्या दे रखा है, लेकिन ये पता है कि लास्ट 6 और इसको 11 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। तो ये बहुत 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यदि x के जगह पर हम ऑप्शन में a रखते हैं, x के जगह पर a रखते हैं, तो क्या 11 से विभाज्य हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यानी ए ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। बी ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या 2 रखने के बाद हो पाएंगे? तो यानी 2 रखने के बाद क्या 11 से विभाज्य हो पाएंगे? जी 100% 11 से विभाज्य हो पाएंगे। तो यही आप लोग का आंसर हो गया, इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, बाकी बात, यदि 3 अंकों की संख्या इस जगह 5 या 6 अंकों की संख्याएं रहता तो उस जगह आपका थॉट क्या लगता? तो उस जगह आपका विभाजकता का नियम आप लोग को पता होना चाहिए। विभाजकता का रूल ये कहता है मेरे दोस्त, 11 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि जितने भी विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए।
फिलहाल ये 3 संख्या तो इसमें वैल्यू पुट करके आप लोग बना दिए, बाकी बात यदि 4-5 अंकों की संख्याएं होगा और आने वाले शिफ्टों में वो प्रश्न देखने को मिलेंगे तो वहां पे हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ से वैल्यू पुट यदि 3 अंकों की संख्या है तो वैल्यू पुट करके आप लोग इजी वे बना सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक टैंकी 9 घंटे में भरी जा सकती है। एक रिचाव यानी कि एक छेद होने के कारण इसको भरने में 10 घंटे का समय लग रहा है। पहले भर रहे थे 9 घंटे में, लेकिन उसमें एक किसी कारण बस छेद हो गया, उसको भरने में 10 घंटे का समय लग रहा है। तो आपको बताना है कि छेद से यानी कि रिसाव से यदि पानी चलता रहा तो टैंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो पहले नंबर प्रश्न हम लोग देखे थे बिल्कुल उसी तरह प्रश्न बनाएंगे। मान लेते हैं पहले जो टैंकी 9 घंटे में भरी जा रही थी उसको हम ए मान लेते हैं, तो ये 9 घंटे में भरी जा रहा था। ठीक है, दूसरा नंबर बी, रिसाव होने के कारण कितने घंटे लग रहा था, 10 घंटे लग रहा था। टोटल टैंकी का कुछ तो क्षमता होगा जिसको वो भर रहा होगा, तो क्षमता क्या होता है, तो आप लोग साफ साफ बार बार बता रहे हैं कि वो क्षमता एलसीएम आप लोग ले लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा, 90 इकाई। ठीक है, तो ये जो 9 घंटे में भर रहे थे तो ये कितने इकाई 1 घंटे में भरेंगे, तो ये 10 इकाई 1 घंटे में भरेंगे। ठीक है, ये कितने इकाई भरेंगे, तो 9 इकाई भरेंगे। समझ में आ गया। कितने ज्यादा समय लग रहे थे, तो 1 इकाई, तो यही तो छेद से निकल रहे थे, एक ही इकाई तो 1 घंटे में जा रहे थे, तो टोटल टैंकी का क्षमता कितना है, 90। ये एक इकाई 1 घंटे में जा रहा है तो टोटल टैंकी को खाली होने में 90 आवर्स का समय लग जाएगा मेरे दोस्त। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 90 घंटा इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। एक वस्तु को 642 रुपये में बेचा जाता था जब क्रय मूल्य 600 रुपया था, तो अर्जित लाभ क्या होगा, ये आपको लाभ बताना है। तो लाभ क्या हो जाता है मेरे दोस्त, लाभ क्या हो जाता है, यानी वस्तु का सेल प्राइस, यानी कितने में वस्तु आप बेचे और कितने में वस्तु आप खरीदे थे, और कितने में वस्तु खरीदे थे गुना 100 कर देने के बाद यहाँ से लाभ आप लोग का 100% निकल जाएगा। ठीक, नहीं समझे कोई बात नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहें हम, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस कितना था, 600 रुपया। वस्तु का सेल प्राइस कितना था, यानी 642 रुपया था। तो 600 रुपया में आप खरीदे, कोई भी वस्तु 600 रुपया में आप खरीदे और 642 रुपया में आप बेचे, तो फायदा कितना हुआ, तो 42 रुपया का फायदा हुआ, यानी लाभ आप 42 रुपये का हुआ। लेकिन परसेंटेज में हमको निकालना है, 42 रुपया लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ, जिस वस्तु पे आप खरीदे थे उसी पे तो लाभ परसेंटेज निकालते हैं आप। तो 600 रुपया में तो खरीदे थे, लाभ निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा कर दीजिएगा यहाँ पे। तो आप लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि 7% यहाँ से आप लोग का प्रॉफिट हो गया। तो 7% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न थे, और जितने भी एएलपी में मेरे दोस्त पूछेंगे बिल्कुल हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2, जितने भी बिल्कुल इजी पे क्वेश्चन, जो सीबीटी 1 में प्रश्न पूछे जाते थे थोड़ा सा मॉडरेट करके सीबीटी 2 में उसको पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 110 के 110% का 10% कितना होगा। बिल्कुल कैलकुलेट वाला प्रश्न है। ठीक है, 110 का 110%, तो 110 का 110% कितना हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, एक 110 का 110% कितना होगा ये आपको बताना है। तो यानी 110 ये तो 100% है, यानी 10% एक्स्ट्रा, 10% यानी 11 एक्स्ट्रा है, 11 एक्स्ट्रा है। 110 में 11 जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, या तो इसको नहीं भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो 110 का 110% आप लोग इजी में निकाल लीजिए यहाँ से। तो क्या हो गया यहाँ से 121, तो वही तो बात मैंने बोला कि 121 यहाँ से आप लोग का हो गया। ठीक है, तो 121 क्या, 121 110 का 110%। ठीक है, 110 तो 100% है और 10% एक्स्ट्रा यानी 11 यानी 121। अब 121 का 10% कितना होगा, तो 121 का 10% 12.1 होगा, आप लोग जानते हैं। तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 12.1 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में 21 जनवरी जो फर्स्ट शिफ्ट फीटर के लिए जो प्रश्न हुए थे मेरे दोस्त, फीटर ट्रेड वाले जो प्रश्न, क्योंकि 175 नंबर साथ ही प्रश्न देते हैं उसमें। ठीक है, तो ये फीटर में जो पूछे वाले तो उसका मैथ्स है ये, और मैथ्स सबके लिए बराबर होता है मेरे दोस्त, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी एग्जाम से मैथ्स सब में आपका कॉमन आएगा और वही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर।
7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि पाइप ए एक टैंकी को 50 घन मीटर प्रति घंटे यानी 1 घंटे में 50 घन मीटर पानी भरते हैं। ठीक है। अब पाइप बी को टैंकी भरने में 4 घंटे का समय लगते हैं, जबकि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो 2 घंटे में पानी भरते हैं। तो टैंकी का आयतन क्या होगा ये आपको बताना। इतना हमको पता है कि ये जो पानी भर रहा है कितनी रफ्तार से भर रहा है, 50 घन मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भर रहा है। और बी को टैंकी भरने में 4 घंटे लगते हैं, और ए बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंकी को 2 घंटे में भर दिया जाता है। ठीक है। तो टैंकी का आयतन क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले टैंकी का आयतन निकालने के लिए ये कितने घंटे में भरता है ये सबसे पहले आपको निकालना आवश्यकता है। ठीक है। बी कितने दिनों में भर रहे थे, 4 घंटे में भर रहे थे बी। ठीक है। और ए और बी दोनों मिलके ना कितने घंटे में भर रहे थे, 2 घंटे में भर रहे थे। तो साफ वही आपको पता है एक टैंकी का क्षमता होगा मेरे दोस्त, तो इसको 4 इकाई क्षमता होगा। तो यानी बी 1 इकाई हो गया, ए बी कितने इकाई हो गए, 2 इकाई हो गए। तो यहाँ से बी को हमको निकालना है। तो बी एक दिन में कितने इकाई भरेंगे, 1 घंटे में, 1 घंटे में ये 4 इकाई भरेंगे। ठीक है। भर देंगे ना 4 इकाई, सॉरी माफ कीजिएगा 1 इकाई भर देंगे। अरे 1 इकाई भर देंगे ना। ठीक है। क्योंकि ए बी 1 घंटे में 2 इकाई भरते हैं और बी 1 घंटे में 1 इकाई भरते हैं। यदि आप माइनस करते हैं तो बी, सॉरी माफ कीजिएगा, यदि आप माइनस करते हैं तो ए 1 घंटे में कितने इकाई भरेंगे, 1 इकाई भरेंगे। टोटल क्षमता कितना है टैंकी का, 4 इकाई। ए 1 घंटे में 1 इकाई, तो टोटल टैंकी को भरने में कितना समय लगाएगा मेरे दोस्त, तो 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये 4 घंटे में टोटल टैंकी को भर देगा। तो ये जो 1 घंटे में भर रहे थे कितने घन मीटर भर रहे थे, 50 घन मीटर भर रहे थे। तो 4 घंटे में कितने घन मीटर ये भर देंगे, तो 200 घन मीटर भर देंगे। यही आप लोग का आंसर हो गया, 200 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप लोग। ठीक है। तो 3 नंबर इज राइट आंसर। बिल्कुल इजी प्रश्न थे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड, वाई एक समकोण है। त्रिभुज एक्स वाई जेड यानी कि एक्स वाई जेड, वाई समकोण है। समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री पे बनाओ, यही तो समकोण है। ठीक है। कोण एक्स 45 डिग्री है, यानी ये वाला कोण 45 डिग्री है। तो कोण जेड क्या होगा, हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह बात हमको पता है। ठीक है। तो एक यदि कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 45 डिग्री है, तो 100% यहां से हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि तीसरा जेड जो कोण होगा ये भी 45 डिग्री होगा ना। तो क्या यहां से बोला जा रहा है सेक जेड का मान क्या होगा, यानी कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा ये आपको बताना। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, क्या √2 होगा। अरे क्या √2 होगा सेक 45 डिग्री का मान, जी हाँ √2 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए आप लोग। ठीक है। चलते हैं आगे की। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। जब 16 को एक संख्या के 3 गुणों से घटाया जाता है तो परिणाम 8 है, तो मूल संख्या का घन क्या होगा ये आपको बताना है। 16 एक संख्याएं था 16, इसको एक संख्याएं कुछ संख्याएं होगा, वो एक संख्याएं जो दिख रहा है आपको वो कोई संख्या होगा, हम मान लेते हैं वो संख्याएं x होगा। ठीक है। तो इसके 3 गुना से घटाया जाता है, यानी कि ये संख्याओं को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या ये 3x होगा। ठीक है। 3x में संख्याएं को घटाया जाता है, किसको घटाया जाता है, 16 को घटाया जाता है। तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो संख्याएं जो है जिस x का मान जो है इसका घन क्या होगा आपको बताना है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 16 8 क्या हो जाएगा 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 8 हो जाएगा। तो क्या ये 8 आंसर होगा, जी नहीं बिल्कुल नहीं होगा। इसका घन पूछा जा रहा है तो 8 का क्यूब कितना होगा, घन तो क्यूब ही होता है ना। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। यही आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 512 इज राइट आंसर। समझ गए। तो जिस प्रकार प्रश्न बोला जा रहा है सेम टू सेम उसी प्रकार के, कोई अपना एक्स्ट्रा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक वस्तु 760 रुपया में बेची गई जिसमें 5% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आपको बताना है। एक वस्तु 760 रुपया में बेची गई यानी कि इसका सेल प्राइस कितना है 760 रुपया। तो जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा मेरे दोस्त
जो वस्तु आप जितने में खरीदते हैं वो तो 100% में तो आप खरीदे होंगे, तो 100% होंगे ना, 100% में खरीदे होंगे, लेकिन इसको 5% हानि पर बेचा, जो कि एसपी 760। तो 5% हानि पर बेचने के बाद हमको पता चला कि 95% पे तो वस्तु को बेचे होंगे आप। यदि कोई वस्तु हम खरीदे उसका मूल्य 100% था, तो 5% लॉस पे बेचे तो 95% पे बेचे होंगे। तो 95% पर बेचे होंगे ये परसेंटेज में, लेकिन बेचे कितने रुपये में? 760 रुपये में। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 95% का वैल्यू 760 के बराबर है? ठीक है। तो 100% यानी क्या खोज रहा है? क्रय मूल्य क्या होगा आपका, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो क्रय मूल्य क्या माने थे हम? 100%। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इजी देख सकते हैं। तो 5 से 19 हो जाएगा, 5 से ये 2 हो जाएगा, 19 चौके 76 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यानी 40 दूनी 800, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा आपके पास? 800 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य 800 इज राइट आंसर। तभी तो 800 रुपये वस्तु को 5% हानि पर बेचिएगा तो 760 रुपया में बिकेगा। ठीक है, समझ गए। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि उस घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को साफ साफ पता होनी चाहिए मेरे दोस्त कि घन का विकर्ण क्या हो जाता है? √3 है। क्या यही होता है घन का विकर्ण? √3 है। ये सब फॉर्मूला आपके मुंह में रहना चाहिए, याद है। समझ गए मेरे दोस्त, क्योंकि आप सीबीटी 2 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, यहीं से आप लोग का मेरिट तय होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो आपको मुंह में रखना, कुछ ऐसा सवाल है जो बिना पेन उठाए आप लोग को बनाना होगा अगले समय के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपसे पूछा जाएगा, ट्रेड के लिए पूछा जाएगा, समय आपको बचाना है इसमें। तो √3, भुजा कितना है इसका? भुजा 3 है। तो क्या हो गया यहाँ से? √27। तो √27 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो रहा है उतना जल्दी आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि इस सवाल में कुछ है ही। ठीक, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि सेक 30 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एक बात मेरे दोस्त, ये त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति में नहीं, आपको साइन थीटा का जितना भी हो, यदि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कॉस और टेन, ये तीनों का मान आप लोग को याद रखना होगा। यदि ये तीनों का मान है तो यहाँ से कोसेक, सेक और कॉट का मान ऑटोमेटिक आप लोग उसका 1 से भाग देकर या उसको परिवर्तित करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आप लोग के पास? सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। ठीक है, तो सेक किसका है? कोस। कोस का तो उल्टा सेक होता है मेरे दोस्त। तो कोस 30 डिग्री का मान, जो सेक 30 डिग्री का मान होगा ठीक उल्टा होगा उसका, तो उल्टा क्या हो जाएगा? √3/2। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? तो ऊपर का गुना कीजिए, 2 दूनी 4, √3 3, तो ऊपर प्लस करना, 4 3 7, यहाँ से 2√3। ठीक है, तो यही आप लोग का आंसर होगा 7/2√3। तो क्या 7/2√3 आप लोग का कहीं है? 7/2√3 जी नहीं है। तो इसको परिमेय करके और इसको सरलीकरण हम लोग कर लेते हैं। तो √3 से गुना करेंगे यदि हम, तो ऊपर 7√3 आ जाएगा, नीचे √3 3, 3 दूनी 6, यानी 7√3/6 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, पहले विकर्ण की माप 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की माप क्या होगा, ये आपको बताना। ये मान लीजिए एक समचतुर्भुज है। तो बोला गया है कि इसका जो भुजा, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना टोटल है? 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ये क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाता है आपका हाफ पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण का गुणनफल, यानी कि ये आपका ए हो गया, इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है, तो पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण, हाफ पहला विकर्ण कितना दिया गया था आप लोग के सामने? 6 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 96 सेंटीमीटर इसका एरिया है। तो यहां से यदि आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 से 3 हो गया,
तो बी बराबर कितना हो जाएगा 32, यानी दूसरे विकर्ण की कितनी लंबाई हो जाएगा आप लोग के सामने 32 सेंटीमीटर इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, बिल्कुल इजी वे थे। और इसमें अधिकतर एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्त की पहले विकर्ण का दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और एक भुजा का माप दिया हुआ रहेगा। जैसे मान के चलिए ये समचतुर्भुज है, ये आपका विकर्ण है, ये भुजा का मान आप लोग को दिया रहेगा, कुछ रहेगा एक्स वाई जेड, इसका भी मान जेड रहेगा, तो इसका मान पूछाएगा, दूसरी विकर्ण का माप क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न एएलपी 2019 में भी पूछे गए और 2024 में भी पूछे गए। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से ध्यान करके रखना है मेरे दोस्त। यदि आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए तो इसको बिल्कुल इजी वे सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 21, 22, 22, 23, 24 इसका बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या हो जाएगा, जो संख्याएं दी गई हो जिसमें इसमें मैक्सिमम बार जो रिपीट हो रहा है उसी को तो आप बहुलक कहते हैं। जैसे 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, इसमें कौन ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार है, तो साफ साफ दिख रहा है 24 3 बार है, इसमें 3 बार है ना, तो इसका मतलब बहुलक इसका 24 हो जाएगा। 24 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इतना इजी प्रश्न पूछा जाता है, देख लिए। ठीक है, चलें आगे की ओर। 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। माध्य, माध्य पूछा जा रहा है, माध्य क्या होगा। एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम्स जो है मेरे दोस्त, इसमें माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, इससे एक या दो प्रश्न आप लोग को हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, एक या दो प्रश्न। इसीलिए माध्य, माध्यिका, बहुलक का जितना भी इसका फॉर्मूला है, बनाने का तरीका है, वो लोग आप लोग पहले से इसको फोकस कर लीजिए, क्योंकि एक दो प्रश्न 100% आएंगे। हर एक शिफ्ट में आए थे, 2019 में भी आए थे, 24 में भी आए थे, जहां तक मैंने एग्जाम दिए थे, और अभी भी इसका प्रश्न हो सकता है कि 2026 में जो एग्जाम होने जा रहा है 2025 नोटिफिकेशन के अंतर्गत, उसमें भी ये प्रश्न आप लोग से पूछे जाए। ठीक है, तो माध्य क्या होगा, ये माध्य आपको बताना है। तो माध्य क्या हो जाता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। अब बेटे कुल संख्या, अरे यही तो माध्य होता है ना। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 2 7 8 7 15 15 14, अरे 15 14 29 29 21 50, यानी कुल संख्याओं का योग कितना हो गया आप लोग के सामने 50। यहां मैंने लिख देती 50। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग बेटे, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितना है 1 2 3 4 5 ही तो कुल संख्या है, यानी डिवाइड करने के बाद पता चल गया कि 10 इसका माध्य होगा। 10 इज राइट आंसर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल इजी वे प्रश्न थे। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक्स वाई का आयु का अनुपात 4 5 दिया गया है। एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 4 और 5 है। 6 वर्ष बाद, यानी कि यहां से इसके 6 साल बाद जो है, इस अनुपात क्या हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 साल के बाद अनुपात 7 हो जाएगा। तो वाई के वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा ये आपको बताना। तो यहां से साफ साफ देखना है कि पहले जो अनुपात था 4 5 था, तो 6 साल बाद जो अनुपात हुआ, क्या अनुपात का अंतर सेम है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी जी हाँ अनुपात का अंतर सेम है। तो अनुपात का अंतर कितना है, तो अनुपात का अंतर 2 है। कितने साल बाद अनुपात का अंतर 2 हुआ, 6 साल बाद, यानी कि एक एक यदि अंतर हो तो कितने साल के बाद होगा, 3 साल के बाद होगा। अरे 3 साल के बाद होगा ना। तो y की वर्तमान आयु कितना है, तो y का पहले अनुपात कितना था, अरे y का पहले अनुपात कितना था, y का पहले अनुपात 5 था, तो 5 दिया 15, यानी कि y का वर्तमान आयु 15 साल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए आप लोग। ठीक है, हाँ, यदि इस जगह अनुपात बराबर नहीं आता तो इसको अनुपात हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका करते हैं। बाकी बात इसको प्रक्रिया दूसरे तरीका से भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे एक्स वाई हुआ 4x 5y। ठीक है, कितने साल के बाद हुआ ये, अरे कितने साल के बाद हुआ, 6 साल के बाद, दोनों में 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना अनुपात फाइनली हो गया ये 6 7। इसको भी कॉर्नर आप लोग गुना कर सकते हैं। तो इस मेथड से, इसीलिए आप लोग को नहीं हम सजेस्ट करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये संख्याएं ये छोटी है, तो इसमें आप बना सकते हैं। कहीं ये संख्याएं हो सकता है कि 29 और अनुपात 43 के अनुपात में हो, और ये जोड़ने के बाद ये जो बढ़ने का अनुपात है वो 65 अनुपात 63 हो, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप लोग का समय जाया होगा। तो इसी प्रकार मतलब कि जो भी है इस मेथड से आप लोग यदि बनाते हैं मेरे तो बिल्कुल इजी वे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर।
17 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि सबसे छोटी संख्याएं कौन सी है जिसे 28 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बनाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसी छोटी संख्या है जिसको 28 से यदि आप लोग गुणा कीजिएगा वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 की ओर चलते हैं। 2, क्या 28 में 28 गुना 2 करते हैं, क्या ये पूर्ण वर्ग बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। 4, क्या 28 गुना 4 पूर्ण वर्ग बन जाएंगे? जी नहीं, ये भी नहीं बन पाए, यानी ये भी उत्तर नहीं। ठीक है। क्या 28 गुना 7 हो पाएंगे? क्या 28 गुना 7 पूर्ण वर्ग बना सकते हैं? तो जी हाँ, ये बना सकते हैं। क्यों? 8 से 56 5 हो गया, 7 दूनी 14 5 19 हो गया, तो ये 14 का स्क्वायर है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो हम नीचे चौथा की और ऑप्शन की ओर जाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। 14 जो है इससे बड़ी संख्या, यदि 14 हो भी गया, सपोज डेट 14 हो भी गया, तो 14 आप लोग उत्तर नहीं कीजिएगा क्योंकि वो छोटी संख्या पूछ रहा है। 14 से छोटी 7 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में बोला गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है और उसका अनुपात 2 और 3 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको बताना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दिया गया है 48 और इसका अनुपात दिया गया है 2 और 3। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए मेरे दोस्त, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 200 गुना मौसों के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2x इंटू 3x। लघुत्तम समावर्तक कितना है? 48 है। महत्तम समावर्तक को आप x मान लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 48x। ठीक है, एक मिनट। 18 नंबर प्रश्न में बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपका 48 दिया गया है, इसका अनुपात 2 और 3 है, तो दो संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए आप लोग को, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो एलसीएम कितना है? 48 है। एचसीएफ पता नहीं है। फर्स्ट संख्या क्या था? 2x। सेकंड संख्या क्या है आपके पास? 3x। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया आप लोग का? 48x बराबर, क्या ये 6x स्क्वायर हो जाएगा? जी, एक्स स्क्वायर से एक एक्स चला गया, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना। x बराबर 8। तो क्या पूछा जा रहा है? संख्याओं का योग क्या? संख्याओं का अनुपात कितना था? 2x इंटू 3x। दोनों को योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x। x का वैल्यू क्या दिया गया है? 8। तो यहां से गुना करने के बाद 40 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा हमेशा फर्स्ट और सेकंड संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 छोटे गोले तैयार किए जाते हैं। यदि दो छोटे गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो तीसरे छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो यानी तीसरे छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तीसरे जो छोटे गोले हैं उसका त्रिज्या ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यदि इस प्रकार प्रश्न आए कि कोई भी बड़ा गोला उसको पिघला के छोटे छोटे गोले में कन्वर्ट किए जाते हैं, तो उसका आयतन हमेशा बराबर करना है आपको। सबसे पहले बड़ा का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 12 सेंटीमीटर यदि इसका व्यास है तो त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर होगा, 6 का 216। ठीक है, डायरेक्ट में 6 का क्यू 216 यहाँ बराबर लिखिए। ठीक है, 3 गोले तैयार किए गए थे, तो पहले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। इसी प्रकार दूसरे गोले का आयतन होगा 4/3 आर क्यू। इसी प्रकार तीसरे गोले का आयतन होगा। तो यहां से 4/3 पाई यदि कॉमन लें तो पहले त्रिज्या का क्यू
प्लस दूसरे त्रिज्यीय का क्यूब प्लस तीसरे त्रिज्यीय का क्यूब। ठीक है, यहां तक आप लोग बिल्कुल समझ गए। तो क्या मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं 4/3 पाई, पहले त्रिज्यीय का क्यूब क्या है, ये तो व्यास हो गया आपका, अरे ये तो व्यास हो गया ना आपका, तो ये 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, दूसरा का यदि व्यास 10 है तो त्रिज्या 5, यानी ये 125 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का x, समझ गए। मान लिए हमको पता नहीं था ये कितना होगा, तो 4/3 ये पाए 4/3 बराबर है, तो ये लोग कट जाएगा। तो यहां से इसको योग करने के बाद क्या आ जाएगा, 7 5 12, 152x बराबर 216, सॉरी प्लस है ना, प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी माइनस जाएगा इधर से, कितना हो जाएगा 6 64, 64 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं ये एक्स क्यूब के बराबर भी तो 64 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटे गोले की त्रिज्या क्या हो गया आप लोग के सामने 4 सेंटीमीटर हुआ ना, 4 सेंटीमीटर हुआ ना, 4 सेंटीमीटर, यानी सबसे छोटे गोले की त्रिज्या कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा जा रहा है, तीसरे छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4πr²। तो यहाँ से 4 पाई ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, पाई को यूं ही रखा गया है, तो पाई के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है आप लोग को। r² यानी 4 चौके 16, यानी 16 चौके 64 पाई इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में 64 पाई है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 64 पाई ऑप्शन नंबर। समझ गए आप लोग। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बड़ा गोला को यदि छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना है तो हमेशा उसका आयतन बराबर रखना है। तो यानी कि ये बड़ा वाला आयतन और छोटे का तीनों का आयतन योग के बराबर हमको कर देना है। तो यहां से इजी वे आप लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि जब 5 पे पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो इसका शेषफल क्या बचेगा। 5 पे पावर यदि 501 है पावर पे, यदि 126 से विभाजित किया जाएगा तो इसका शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो 5 पे पावर कितना करे हम, जो 126 के लगभग बराबर आ जाए, लगभग में आ जाए, तो यानी 5 का क्यूब। यदि 5 का क्यूब हम कर देते हैं मेरे दोस्त, तो क्या ये 501 डिवाइड होगा, जी हाँ, क्योंकि पावर यदि ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे यदि पावर है तो गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से क्यूब करते हैं मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 6 18, 3 7 21 और भगा 126। ठीक है, तो यानी कि ये 5 का क्यूब 125 ही तो होगा, अरे 5 का क्यूब 125 ही तो होगा यहाँ पे। ठीक है, अरे 5 का क्यूब 125 ही तो होगा यहाँ पे मेरे दोस्त। यदि इसको 126 से आप विभाजित करते हैं, ठीक है, तो क्या इसका उत्तर हमेशा -1 आएगा क्या, अरे क्या -1 आएगा क्या। ठीक है, तो यदि इसका -1 यहाँ पे आएगा मेरे दोस्त, तो 126 से आप लोग विभाजित कर रहे थे, यदि हमेशा -1 कीजिएगा तो 125 हमेशा इसका शेषफल बचेगा, ये आप लोग याद रखिएगा, हमेशा शेषफल 125 बचेगा इसका। तो इसका जब भी स्टार्टिंग से जो भी नंबर सिस्टम से आप लोग का क्लास होगा मेरे दोस्त, तो जो भी ये नंबर सिस्टम में है वहां से इजी भी आप लोग को समझ में आएगा कि ये हमने यहाँ कैसे की। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। यही था आज का लास्ट प्रश्न। तो जितने भी आप लोग के मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे तो वो हमने इस सेशन में करवा दिए मेरे दोस्त। तो आगे जो कल सेशन होगा, जो 21 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में ही जो दूसरे ट्रेड में मैथ्स में जो पूछे गए प्रश्न थे, कल हम लोग उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कोई भी इसमें डाउट, यदि कोई भी प्रश्न में आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, तो उस सवाल को हम कल जो सेशन लेके आएंगे उसमें जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्त। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां से कोई किसी भी प्रकार के नोटिस हो या नोटिफिकेशन हो, जॉब के रिलेटेड नोटिस हो या रेलवे बोर्ड के रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन हो, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को सूचित किया जाता है। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हालांकि दे देंगे, तो वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक किया, और न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के पीवाईक्यू प्रश्न के लिए। ठीक है, तो थैंक यू। अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू सेशन में। जय हिंद।